न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं मजौल पंचायत में। ब्लॉक पड़ता है नानपुर और जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का पिछले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा अभाव रहा। जो मुखिया जी कर सकते थे शायद मुखिया जी ने वो नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके निवेदक और प्रस्तावक हमारे पास बैठे हैं, उनसे करते हैं बातचीत कि पिछले 5 साल में विकास का कार्य अधूरा क्यों रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद चौरसिया। तो मिथिलेश जी, आपके अभी जो चुनावी उम्मीदवार हैं मुखिया पद में, उनका शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी के रूप में हैं और उनका नाम राम सेवक राउत, जो अभी शिक्षक के पद से वो रिटायर हुए हैं और इस बार इस साल में ही उन्होंने रिटायर किया है। और संयोग बस ऐसा है कि ये ग्राम पंचायत का चुनाव का बिगुल बजा और मैंने उनको समाज में एक अच्छी पहल के लिए, एक समाज के अच्छे विकास के लिए मैं उनको लाया हूं और मैं उनका प्रस्तावक रहा हूं। और मैं पिछले वर्ष मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था। अच्छा, आप भी चुनाव में थे? जी, पिछले वर्ष मैं चुनाव में आया था और जनता जनार्दन का हमें सपोर्ट मिला, अच्छी मैंडेट मिली थी, लेकिन मैं यहाँ पर तीसरे पोजीशन पर रहा था। तीसरे पोजीशन में रहे थे। तो इस बार चुनाव आपके पिताजी लड़ रहे हैं? जी, इस बार मेरे पिताजी लड़ रहे हैं। चलिए, तो पिछले बार की हम बात करते हैं कि पिछले 5 साल में अगर आपकी पंचायत की बात करें तो विकास का कार्य कहाँ तक रहा और अधूरा क्यों रहा? सर, मेरे नज़रों में तो विकास यहाँ हुआ ही नहीं है। मेरे नज़रों में विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जो यहाँ कार्य हुआ था वो कार्य बस वहीं तक, जो पिछले जो अभी वर्तमान मुखिया हैं और इससे पूर्व जो मुखिया के द्वारा जो किया गया था बस वहीं पर काम आकर रुका हुआ है। वर्तमान मुखिया का आज एक समाज में वीडियो वायरल हो रहा है। मुखिया जी खुद प्रोजेक्ट होकर आए थे और उन्होंने बताया समाज में कि यदि मुझे समाज में तुम जिताओ, मुखिया पद बनाओ, जो भी सरकार का वित्तीय वर्ष का योजना होगा उस योजना का हम 60% हम ठिका में लगाएंगे। समाज ने उन पर विश्वास किया, विश्वास करके उनको मुखिया बनाया और मुखिया बनाने के बाद आज हम देख रहे हैं मुखिया जी अपने वीडियो के माध्यम से समाज को सूचित कर रहे हैं, जन आवाम को ये बता रहे हैं कि मैंने 60% नहीं, मैंने 73% कार्य किया और इसके अलावे 27% जो बच गया शेष राशि वो सिर्फ कागज़ पर बना। और महमदपुर और मझौर की आवाम के साथ ये सौतेला व्यवहार किए हैं और यहाँ पर हम लोगों के बीच, भाई भाई के बीच में और जाति जाति के बीच में उन्होंने लड़ाने का कार्य किया है। इसके अलावे सिर्फ घूसखोरी, भ्रष्टाचारी के सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और मझौर और महमदपुर ठिका है, ठिका के वो मुखिया रहे हैं और मझौर और महमदपुर के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। अब थोड़ा परिचय अपनी पंचायत का भी दीजिए। आपकी पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो कितनी जनसंख्या होगी? लगभग यहाँ 10,906 10,000 की वोटर हैं। ये वोटर और जनसंख्या तो 15,000। हाँ, लगभग होनी चाहिए। इतनी बड़ी पंचायत में एक मुखिया 5 साल राज करने के बाद बिना काम करे चुपचाप बैठा है। क्या लोगों ने इसके बारे में कभी जांच पड़ताल नहीं करी कि आप लोग एक उम्मीदवार थे, पिछले बार एक विपक्ष थे आप लोग, विपक्ष ने क्या अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभा पाए? नहीं, इनका विरोध हमेशा से होते आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि इस जब बन गए तो फिर 5 साल में आज समाज में ऐसी व्यवस्था आ गई है, रोटी तावे पर गर्म है, लोग उसको जलाएगा फिर से उलट कर भगाएगा और समाज में नई सरकार बनाएगा। चले, जनता बहुत भोली भाली होती है, परंतु आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग टीचर भी हैं। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसकी ग्रांट पास हो गई तो सरकार ने RTI जैसी सुविधाएं दे रखी है कि आप लोग पता कर सकते हैं कि इस कार्य के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ, कितना पैसा लगा और कितना पैसा बटा है। जी, ये जो भी वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वर्ष का जो वित्तीय आवंटन सरकार के गवर्नमेंट के माध्यम से होती है, इसके लिए लोगों ने RTI भी लगाया है, सूचना के अधिकार के तक मांगा भी है। और इसके आज समाज में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास ये आते रहा है, उसका विरोध करते रहा है और विरोध करने के बाद लोगों ने आवाज़ उठाया भी है, लेकिन आवाज़ को बंद कर दिया गया। मतलब हो सकता है कि पैसे लेके बदनाम किए होंगे। हाँ, अब ये उनका प्रॉब्लम है किस तरह से वो समाज की आवाज़ को बंद करने का काम किया है और हमें विश्वास है कि समाज इस बार उनकी आवाज़ को बंद कर देगा। चलिए, अगर आपकी पंचायत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है? स्कूल कहाँ तक है और क्या स्कूल की स्थिति वैसी है जैसी होनी चाहिए? सर जी, मैं आपको बता दूं कि मैं विगत 13 दिसंबर 2004 से
मैं पुपरी की धरती पर, पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कई जगहों पर मैं चौरसिया क्लासेज के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूशन मैंने चालू किया और लगभग मैंने अपने जीवन में हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया। और हमारा एक चौरसिया क्लासेज पुपरी और मझौर में के नाम मैंने इन जगहों पर वो चलते आ रहा है और हजारों स्टूडेंट वहाँ से लाभान्वित हुए हैं। मैं घर घर में दीप जलाने का कार्य किया हूँ, हर घर में शिक्षा देने का कार्य किया हूँ। आज जो मेरे वर्तमान में जो मेरे विरोधी हैं, समाज में वोट का जो विरोधी है, राजनीति प्रतिस्पर्धा में जो वो विरोधी बने हुए हैं, मैं उनके भी बाल बच्चों को पढ़ाने का कार्य करी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा की व्यवस्था है, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशन और चल रहे हैं, उस पर उनकी कोई नज़र नहीं है। वर्तमान में अभी अब पेपर में मैंने देखा है, कल परसों पेपर में मैंने देखा है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक भ्रष्टाचार, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसको मैंने पेपर में पढ़ा है। शायद आपकी भी, आप तो न्यूज़ चैनल से आते हैं, आपको ये पता होगा कि लेकिन वहाँ मझौर मध्य विद्यालय का भी नाम आया है। एक प्रधान होने के नाते, ग्राम प्रधान होने के नाते कभी भी स्कूल में उन्होंने जाकर शिक्षकों से, बच्चों से उनका संज्ञान नहीं लिया है। और विगत 2 वर्षों से तो ऐसे ही हम देख रहे हैं, कोरोना काल में शिक्षा की व्यवस्था दिन से दुर्दिन होते जा रहा है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था वर्तमान में है, पूरी की पूरी लचर व्यवस्था बनी हुई है, कहीं से कुछ नहीं है। बच्चे की शिक्षा व्यवस्था समझिए, पहले स्लेट लेकर बच्चा जाता था, जब से बिहार सरकार में प्लेट लेकर जाने लगा है। ये बात तो लालू जी ने कही थी कि मेरे टाइम में स्लेट था, इस टाइम में प्लेट है। तो ये प्लेट की व्यवस्था में क्या होगा, बस्ते में किताब के जगह प्लेट जाता है। तो इस योजना में हम शिक्षा व्यवस्था पर फिर भी जो ही व्यवस्था आता है, जो फंड आता है, स्कूल में जो क्रियान्वित करनी चाहिए, शिक्षकों का जो व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ एक शिक्षक का जो सहसंबंध होना चाहिए, हम कहीं से दूर दूर तक हम अच्छी व्यवस्था नहीं देख पा रहे। चलिए, अगर 5 साल की बात करें, क्या इन्होंने कोई स्कूल की बाउंड्री वॉल या स्कूल के अंदर मिट्टीकरण या कोई बिल्डिंग बनाने का काम करवाया है? हमारी नज़रों में तो नहीं है, लेकिन कागज़ में होंगे, कागज़ मझौर में सारे कागज़ में हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर पोखरी को भरकर रोड बनाया जा रहा है, जहाँ से आप हमारे दरवाजे की ओर, जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस गंतव्य स्थान पर आपने आया है, वहाँ से दुर्दशा रोड का देख रहे हैं। मैं इस टोला के, हम जिस टोला में आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, मेरे दरवाजे पर, इस दरवाजे में रोड से मुख्य पथ से स्कूल जो है मध्य विद्यालय, वो जाने का एकमात्र रास्ता है। उस रास्ते में 2 फीट 3 फीट नीचे तक गड्ढा बना हुआ है, सड़ी हुई पानी है। समाज के लोग, टोला के लोग यहाँ वहाँ पर अपनी चंदा इकट्ठा करके 50,000 से 60,000 रुपया, जबकि अपनी मेहनत करके वहाँ पर रोड़ी पत्थर मिट्टी गिराने का कार्य किया है, फिर भी वहाँ पर आज तक मुखिया जी एक दिन लौट कर नहीं आए हैं, पूछने नहीं आए हैं कि ये कैसी स्थिति है। और उसके हम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ वो सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं, भाई भाई के बीच में यहाँ पर लड़ा कर झगड़ा फंसा रहे हैं। और आज स्थिति इस कदर बन गई है कि वहाँ पर रोड बनने का नाम तो दूर, वहाँ पर आने जाने में लोग आज स्तब्ध है। इसीलिए हम जानते हैं कि ये कुछ सारी मुद्दाएँ हैं। हमारे मझौर स्कूल, हमारे मझौर में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके उसकी बाउंड्री और 4 दीवारी देने का कार्य किया। और आज मुखिया जी उसके जो हम उनके द्वारा जो लिस्ट हम देख रहे हैं, जिस पर मुखिया जी, वो यहाँ के सचिव, इन सबों का दस्तखत है। अभी RTI के माध्यम से आया है या नेट पर जो लोड किया गया, उसके माध्यम से समाज में जो वायरल हो रही है, 5,65,000 रुपया का उस पर देखते हैं गबन का आरोप है। आप लोगों ने जो मेहनत करके, जो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके काम किया, उस काम को ही मुखिया जी ने अपने काम में जोड़ा, अपने काम में जोड़कर पॉकेट में जोड़ लिए। अच्छा, मतलब जो पैसा 5,65,000 है वो उनके पॉकेट में ही गया। और कचरे गाड़ी को हम देख रहे हैं कि 22 लाख रुपया कचरा गाड़ी होना चाहिए, जो घर घर से कचरा उठाऊ गाड़ी आएगा। कौन? टाटा कंपनी की गाड़ी है। और वो टाटा कंपनी की गाड़ी को हम देख रहे हैं कि अब कौन चीज़ स्कॉर्पियो में बदल गया, कि बोलेरो में बदल गया, कि कहीं फ्लैट खरीद लिए। ये तो 22 लाख रुपया जनता जनार्दन खोजेगी। और यदि जनता मुझे माइंडेड देगी, यदि जनता मेरी सरकार बनाएगी मझौर में, तो मैं एक एक का हिसाब खोजूंगा। मतलब जो 22 लाख या उससे ज़्यादा गबन कर चुके हैं, उसके भी आप जांच पड़ताल करेंगे? जी जी, एकदम जांच पड़ताल तो हम इसका भी करेंगे। हमारे पंचायत में 3 गांव है, एक है ठिका, एक है मोहम्मदपुर और एक है मझौर, जिसमें ठिका नगरी में हम देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाई रहते हैं।
और मोहम्मदपुर में हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई रहते हैं, मझौर में भी हिंदू और मुस्लिम भाई रहते हैं। यहाँ थोड़ा हिंदू भाई की संख्या ज़्यादा है मझौर पंचायत में यहाँ, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति आस्था भी रखते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है और शायद आप भी देखे होंगे, और नहीं तो यहाँ पर हम लोग RT सूचना के अधिकार के तहत मांगे भी है, और सच्चाई जब सामने आएगी तो जनता जनार्दन उसे नंगा करने का प्रयास करेगी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूरे एक जमहूरियत के साथ तमाम आम आवाम के साथ हम इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाने का कार्य करेंगे। हमारी सरकार बनी तो भी, नहीं बनी तो भी। और मैं इसके तहत मैं बताता हूँ कि उन्होंने मझौर में हिंदू समाज के प्रति, धर्म के प्रति ठेस पहुंचाने का भी कार्य किया। धर्म के प्रति यहाँ पे लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे करवाने का। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं के धर्म के आस्था के प्रति उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी वर्षों से हमारा उम्र तो 32-33 वर्ष हो रहा है। हमको लगता है कि ये वर्षों, कई दशकों से हमारे पंचायत में ये कृष्ण जन्माष्टमी होते आ रहा है, और कृष्ण जन्माष्टमी होते आ रहा है, और उसके बाद उस कृष्ण जन्माष्टमी में ये नाच का आयोजन किया जाता है। 15 से 20 दिन पहले एक मामला देखा था हमने कि वहाँ पे जनता इकट्ठी थी, मुखिया जी नहीं आए थे, तब पता चला कि जन्माष्टमी की कोई ऐसी है कि कोई मुद्दा छिड़ चुका है। तो ये नाच कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो परंपरागत ढंग से जो चलते आ रहा है उस परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ नाच होती है। नाच होने के बाद ये मुखिया जी हमारे मुखिया जी क्या किए कि ये थाना के मदद से, प्रशासनिक मदद से उन्होंने क्या किया कि नाच को बंद करवाया। जो रंगारंग का जो कार्यक्रम का आयोजन किया था वो आयोजन खत्म करवाया। जी, आयोजन को खत्म करवाया। इससे हम लोगों के धर्म को, हम लोगों के जो यहाँ जो नाच के प्रति जो समर्पित है, जो नाच देखने के प्रति लालायित है, वैसे लोगों के प्रति आस्था पर थोड़ा धक्का पहुंचा है। और उसके बाद वहीं पर जाकर यदि बातें रुक जाती तो कोई बात नहीं था, लेकिन बातें तो वहां पर जाकर ठहरी कि उसके कल होकर मुखिया जी कहते हैं, क्योंकि उनको हमसे डर है कि चौरसिया जी हमको मात देगा, फिर से हम जीतेंगे। अगर ये नहीं, अगर इनको डिफिशिएट करना है, इनको बदनाम करना है, तो इनको बदनामी से दूर नहीं, इनको बदनाम हमको करना ही करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रपंच रचा, और हिंदुओं के बीच उन्होंने कहा कि इन्होंने ही प्रशासनिक मदद से नाच बंद करवाने का कार्य किया है। मुखिया जी ये कभी नहीं सोचे कि वो जो नाच का मुहिम था, जो मूव था, यदि जनता जनार्दन यदि गड़बड़ हो जाता, उनका भेजा यदि उल्टा हो जाता, अगर हमारे घर पर आकर हमला कर देता, हमारे जान माल के साथ क्षति होती, तो उस पोजीशन में मुखिया जी थोड़ा भी नहीं सोचे। इसीलिए मैं जानता हूं कि वो मन से दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब जो कार्यक्रम उन्होंने किया उसका सारा इल्जाम आपके सिर लगा दिया कि जो बंद हुआ है, पुलिस आई है या आपके बुलाने पर आई है। जी, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा है। मैं जनता जनार्दन के साथ एक करबद्ध होकर मैंने खड़ा हुआ, और मैं जनता को कहा कि यदि मुझे प्रूफ कर दो। अगर वो मुखिया बोल रहा है कि ये चौरसिया जी, और हमारे भी पंचायत के एक हमारे वर्तमान अभी पैक्स अध्यक्ष है मनोज जी, और उसके बाद हमारे ही ग्रामीण हैं, ये हमारे ग्रामीण के योग्य व्यक्ति और बुद्धिमान लोग हैं, हमारे मुन्नू ठाकुर उर्फ सुदेश कुमार ठाकुर हैं। ये तीनों आदमी का नाम इन्होंने लगाने का कार्य किया, समाज में बदनाम करने का कार्य किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसा क्यों न किया जाए कि ये तीनों आदमी मिलकर, और मैंने समाज के सामने माफ़ी मांगने के लिए गया, और मैंने माफ़ी मांगा, और मैंने कहा कि गलती हमारी नहीं है, ये गलती अगले की है। अगले व्यक्ति को समाज में एकत्रित किया जाए और वहाँ पर उसको भी बुलाया जाए। यदि मेरे ही अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो समाज के सामने मैं अपने गर्दन को रख दूंगा, झुका दूंगा, और समाज जो मुझे सज़ा देगी मैं उसको सतत पालन करूंगा। आपकी पंचायत के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? मेरे पंचायत के अंदर आंगनबाड़ी 10 है, 10 आंगनबाड़ी। क्या 10 सुचारू रूप से चल रहे हैं या वहाँ भी राम भरोसे चल रहे हैं? नहीं, यहाँ तो अभी हमारे नॉलेज में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सब के सब ठीक ठाक चल रहे हैं, और वर्क भी अच्छा होता है, और सारे के सारे वर्क करते हैं। सेविका और सहायिका का योगदान जो है वो बच्चों के प्रति समर्पित है, टाइम पर आना जाना, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं समाज के वैसे भी आंगनबाड़ी से मैं परिचित हूँ। सेविका सहायिका सारे को मैं जानता हूँ, सभी भला बुरा जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो प्रायोजित योजना है, जो दिया गया फंड है, उसका निर्वहन वो लोग अच्छे ढंग से करते हैं। आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पर मुखिया जी ने
इंदिरा आवास योजना या टॉयलेट योजना का बंटवारा किया है? लोग लाभुक को मिला है? उनके 5 साल के रीजन में मैंने देखा है कि जो व्यक्ति लाभान्वित होने लायक है, जो लाभान्वित होने लायक है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आवश्यकता है, उनको ही आवश्यकता है, उन लोगों को नाम सीधे काट कर हटा दिया गया है। तो जो इसके लायक नहीं थे, जिनके मकान पहले ही बने हुए थे, क्या सिर्फ इंदिरा आवास उन्हीं को दिया गया? उनको तो मिला ही है, पहले से भी मिला हुआ था, उसको डबल ट्रिपल दिया गया है अपने वोट की राजनीति करने के लिए। अच्छा, जिसको मिला क्या उनसे घूस लिया गया? हम तो इससे पूर्व हम अपने डायरेक्ट मैंने देखा नहीं है, मैं किसी को ऊपर इल्ज़ामात को मैं नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसा 1-2 वीडियो कभी वायरल हुआ था, जो व्यक्ति आज हमारे 1 महीना पहले हमारे समाज के ही थे, वो महिला मर गई, मैं उनका वीडियो यूट्यूब पर मैंने देखा था और मैंने देखा था कि वो 10,000 20,000 रुपया उनसे 20,000 रुपया उससे मांगा गया है। अब वो दिया नहीं दिया, इस पर समाज में एक बार माहौल उन्होंने जो आरोप लगाया था, मांगे किसने थे? आवास सहाय, मुखिया या वार्ड मेंबर? वो तो डायरेक्ट मुखिया और उनके द्वारा कुछ इर्द गिर्द उनके भटकने वाले जो लोग हैं, जो चमचे होते हैं, हाँ चमचा कहिए, मैं उससे डायरेक्ट अपशब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बातें हैं वो तो सामने होगी ही होगी। वो वही उनके इर्द गिर्द भटकने वाले कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर और मुखिया जी के ऊपर बोले। अरे मैं डायरेक्ट कहिए मुखिया जी ने करवाया। मेरे शासन सत्ता में यदि किसी भी प्रकार की दंगा होगी, कुछ होगा, तो डायरेक्ट उस शासन पर लगता है, चाहे वो बिहार सरकार में लालू जी रहे, चाहे नीतीश जी रहे। दंगा हम लोग अपने गलती से करेंगे, लेकिन अभी नीतीश जी का नाम लगेगा। तो जो इर्द गिर्द चमचे भटक रहे हैं, उन लोगों के द्वारा क्या उनकी पैनी नज़र उस पर नहीं है कि समाज में हम उनको मुखिया बनाया है, जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है समाज, इसलिए अपना रहनुमा को नहीं चुना है। अगर बात करें टॉयलेट योजना की, क्या टॉयलेट योजना में भी यहाँ पे घूस लिया गया? टॉयलेट योजना में तो 1-2 क्या सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनको 6,000 रुपया उससे घूस लिया गया, 4,000 रुपया लिया गया, दबाव बना कर लिया गया है। जबरदस्ती लिया जाता है एक तरीके से कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपका योजना पास नहीं होगी। जी जी, एकदम पूरे भ्रष्टाचार का आलम मझौर पंचायत में देखने को मिल जाएगा। खुली धमकी दी जाती है। अब ये खुली धमकी, हाँ, जो समझ लिया जाए। चलिए, और आगामी चुनाव 2021 बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप विगत 10 या 5 वर्षों से देख रहे हैं, वो कार्य आज भी वैसे ही खड़े हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाना सबसे पहले पसंद करेंगे? सर जी, जो ये चुनाव की जो प्रक्रिया अभी लोकतंत्र में चल रहा है, ये लोकतंत्र का जो महापर्व मनाया जा रहा है, इस महापर्व में यदि हम एक राष्ट्रपति और एक किसान के बीच जो गैपिंग है, यदि हम दोनों के बीच सही सामंजस्य को समझ जाए तो ये शायद दूरियां ही समाप्त हो जाएंगी कि हम केवल और केवल निरुखेट ही क्यों रहे, किसान क्यों नहीं। सर जी, मैं इस चुनाव में यदि मेरी सरकार बनती है, यदि मैं इस गांव का सेवक बनता हूं, यदि मैं इस गांव का प्रधान बनता हूं, तो मैंने समाज में खुले पोस्टर के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से मैंने 30 सूत्री योजना को मैंने पेश किया है। अब आप हमसे ये हमको धर्म संकट में डाल दिया कि आपका 5 कार्य कौन सा हो। 5 इसलिए पूछे हैं क्योंकि अगर 30 की बात करेंगे तो वक्त बहुत लगेगा। 5 ऐसे कार्य बताइए जो जनता की ज़रूरत है, और जनता की ज़रूरत बहुत समय से है परंतु वो पूरी नहीं हो पा रही है। सर जी, भोजन, वस्त्र और आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और जीवन के जीने का ढंग भी होता है। और मुझे लगता है कि 1947 से जो ये 3 भौतिक आवश्यकता है, ये आपकी पंचायत में आज भी ऐसी है। जी, ये ऐसी है जी। भोजन, वस्त्र और आवास और गरीबी का जो आलम है, शीर्षस्थ है। सर जी, मैं एक लाइन में मैं बता दूं कि पहला कार्य, यदि मैं पंचायत का अध्यक्ष बनता हूं तो मैं पहला कार्य यहाँ से संपूर्ण भ्रष्टाचारी, लूटमारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, व्यक्ति दलाल प्रवृत्ति के लोगों पर हमारी पैनी नज़र रहेगी, जिससे कि समाज हमारा शोषित नहीं हो सकेगा, उसका शोषण और दोहन नहीं हो सकेगा। पहला कार्य। इसी कार्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी तमाम कार्य है, मैं उसको दूर करने का काम करूँगा। कार्य नंबर 1, किसानों के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण होगा, चाहे खाद बीज उपलब्ध कराना हो, पानी उपलब्ध कराना हो और उससे कृषि यंत्र से जुड़े हुए तमाम समय उनको उपलब्ध कराना, ये हमारी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोषणा भी एक योजना है जी, तो उस योजना को हम 100% लागू करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे वो योजना पास हुई है कि पिछले 5 सालों में?
सर जी, ये उनके ये रीजन में समय वर्तमान मुखिया जी के रीजन में कुछ भी नहीं हुआ है। बाढ़ पूरे किसान कितना एकड़ में धान रोपा, एक पुलिया का निर्माण नहीं किया जिसके कारण पूरा धान डूब गया। तो क्या पास होगा, क्या योजना बनेगा, क्या योजना निकलेगा? सब तो बाढ़ लेकर चला गया। क्योंकि फिर तो मुखिया जी का कुछ खिचड़ी योजना बनाएंगे, बाढ़ डूबेगा, बाढ़ राहत आएगी, किसान के लाभुकों को मिलेगा, फिर उसमें कमीशन होगा। ये सारे आलम का फिर प्रत्यारोपण कैसे होगा? कैसे वो लोग इसको फिर से शोषण और दोहन करेंगे? समाज की क्षति कैसे होगी? हर योजना का लाभ भी तो लेना है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे इतनी सारी दिक्कत है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने वार्ड हैं ये बताएं। ये यहाँ 15 वार्ड है हमारे। तो 15 वार्ड में क्या नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है? जहाँ पर आप खड़े बैठे हुए हैं ये 3 वार्ड है। आप इस 3 वार्ड के यहाँ पर अभी हमारे जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग भी हैं। और मैं अगर बोलूँ तो कहेंगे कि आप एक कैंडिडेट होने के नाते आप किसी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। अरे कैंडिडेट तो आज हैं आप, पिछले 5 साल में आप नल जल का पानी पिए अपने घर के अंदर? नल जल का पानी कहते हैं, यहाँ पाइप ही नहीं बिछा है तो नल कहाँ से होगा, जल कहाँ से होगा? पाइप ही नहीं लगा। ना तो नल है और जहाँ नल है वहाँ जल भी नहीं होगा। जी, जल नहीं है। अपने लोग अपने घर से हैंड पाइप लगाए हैं, आज भी हैंड पाइप के सहारे से लोग अपना जल पी रहे हैं। और शायद हम देखते हैं कि ये जिस तरह के कार्य तो बहुत अच्छा है। 7 निश्चय वन के तहत जो लागू है ये नल जल व्यवस्था, हर घर नल, हर घर जल, स्वच्छ पानी, जितनी 7 निश्चय जितनी योजना है तमाम घोषणा तक सीमित रहेगी। जी, घोषणा तक ही, पॉकेट में पॉकेट। अच्छा, योजना की बात करें, आपके वार्ड में पानी नहीं है, आपके वार्ड में नल नहीं है, ना ही पाइप है। किसी वार्ड में नल या पाइप है? हाँ, जिस वार्ड में है सिर्फ लगा हुआ है, जल नहीं है नल के अंदर। मैं सरकार के 18 या 20 लाख रुपए खर्चवाने के बाद भी लोग आज भी हैंडपंप का पानी बरसात में पीने के लिए मजबूर है। जी, आज भी पीने के लिए मजबूर है और तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है। और उसके बाद लोग आज अपनी गरीबी में वो बीमारी उसकी एक अहम समस्या बनी हुई है। और वो पानी आज हम जानते हैं कि बीमारी का 80%, 60 से 80% बीमारी आपको जल के कारण होती है। क्योंकि हम लोग दरभंगा, मधुबनी और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नालंदा, गया, इस सब में एक भाग हम देखते हैं जिस भाग में हम देखते हैं आर्सेनिक, पानी में आर्सेनिक की समस्या है। और खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र जो है ये आर्सेनिक के कारण यहाँ पर ब्लड कैंसर की संख्या भी बढ़ रही है। पहले लोग जानता था कैंसर क्या चीज़ होता है, आज ये सब ये है। और सरकार का ये योजना जो है नल जल, ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन स्वच्छ ढंग से शुद्ध पेयजल अवेलेबल करना है। लेकिन यहाँ अशुद्ध पेयजल अवेलेबल कर, चला अशुद्ध भी नहीं आता है कि बैल भैंस को भी धोने में कम से कम सुबह सुबह हम बाथरूम जाने में भी यूज कर ले, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, नल में तो जल ही नहीं, नल ही नहीं है तो जल कहाँ से है? चलिए, आपने कहा गंदा पानी पी के लोग बीमार हो जाते हैं, तो उसके बीमारी को दूर करने के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र है आपकी पंचायत? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पर। हमारे ग्रामीण में ऐसे ऐसे दाता हैं जो जमीन सब देकर बैठे हुए हैं, लोगों के द्वारा ये चिल्लाता है। यहाँ वर्तमान में हमारे क्षेत्र में एक अनुमंडल, पुपरी अनुमंडल है, पुपरी में 2-4 हॉस्पिटल है। एक बगल में हमारे नानपुर प्रखंड के PSC आता है जहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो रात में 12 बजे जो अगर कोई बीमार पड़ेगा, कोई डिलीवरी का पेशेंट है, कुछ है, वहाँ अगर कुछ दुर्घटना होती है, गरीब है, उसको जाने आने का प्रॉब्लम है, यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वहाँ पर रात में, शाम में, संध्या 6 बजे के बाद कोई डॉक्टर एक माथा देखने वाला उसका गेट का शटर लगा रहता है। और इसके लिए तुरंत जाइए, वहाँ से कुछ समझे बूझेगा नहीं, खिड़की से ही बोल देगा रेफर टू DMCH। कहने का मतलब है इस पंचायत के अंदर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा से बिल्कुल महरूम है पंचायत। चलिए और बातें करते हैं। आपने अभी एक बात कही थी कि चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सी घोषणाएं ये बताएं जो आप कार्य करेंगे? सर जी, कार्य करने के बाद मैं अपने आवाम के साथ मैं ये पर्चा 30 सूत्री घोषणा पत्र में शेयर किया हूँ। हमारे लगभग जनता जनार्दन के हाथों में ये है। मैं उनको कम शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ कि जो मैं 30 सूत्री योजना जो मैं आपके समक्ष पेश किया हूँ, उस 30 सूत्री योजना को मैं 100% लागू करने का कार्य करेंगे। मैं आम आवाम को कहना चाहता हूँ कि नहीं तो ये बैनर पोस्टर जितने हैं वो तो फट जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन एक घोषणा पत्र आप अपने पेटी के अंदर में रख लीजिएगा।
और यदि मैं यहाँ का अध्यक्ष बनता हूँ तो विगत 1 साल 2 साल के बाद इसमें आप एक आम सभा बुलाएंगे और आम सभा के माध्यम से आप हमें ये सूचित करेंगे कि आप ये घोषणा पत्र आपके द्वारा लिखा गया है और इस घोषणा पत्र में 30 योजनाओं में से आपने कितने योजनाओं को कार्यान्वित किया है, ये सभा समाज आपसे पूछ रही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि अपने रीजन में मैं 30 इसमें लिखा हूँ और 30 लिखा हूँ और इस 30 योजना को मैं 100% लागू करूँगा। 30 से मेरा 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन 100% मैं क्रियान्वित करूँगा। जैसा कि मतलब 30 योजनाएं, 30 योजना बहुत होती है। अगर इसमें 30 में से 20 काम भी अगले 5 साल में पूरे हो जाते हैं तो शायद जनता को आप अगले चुनाव के लिए वोट मांगने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, यदि मैं अगर जनता के समक्ष यदि मैं 30 में अगर मैं 30 नहीं किया तो मैं जनता जनार्दन के समक्ष में अगले चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। मैं अभी घोषणा करता हूँ। चलिए, इनकी जनता से यही अपील है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पोस्टर फट जाएंगे, पेज फट जाएंगे, तो जनता अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के सेव करे। जब चुनाव जीत जाएंगे, साल या 2 साल बाद हम लोग भी आएंगे कि इन्होंने जो 30 कार्यक्रम हमें बताए थे उस 30 में से अभी कितने कार्य हो चुके हैं और कितने कार्य अभी होने बाकी है। फिर 5 साल की जो रूपरेखा होगी वो रूपरेखा भी देखेंगे 5 साल बाद इस 30 में से कितने कार्य हुए हैं। क्या सहमत है आप? ये 110% सहमत है। इसमें हम जनता के साथ विश्वास का दोहन नहीं करेंगे, हम विश्वासघात करने का कार्य नहीं करेंगे। मैं 100% योजनाओं को मैं लागू करने का कार्य करूँगा और जनता जनार्दन से मैं प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से आप हमें आम सभा बुलाकर, ग्राम सभा बुलाकर आप हमें इस कार्य में से 30 योजनाओं में से 30 योजना में से पूछ लेंगे और मैं यदि 100% यदि मैं इसका जवाब आपको संतुष्ट नहीं किया तो आप मुझे वहां से कुर्सी पर से हटने के लिए आप उसी समय हमें घोषणा कर देंगे। मैं जनता जनार्दन की इस आदेश का मैं पालन करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि अगर काम नहीं करते हैं तो एक अविश्वास पत्र भी होता है जो जनता दे सकती है। आने वाले चुनाव में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं। सर जी, आने वाले चुनाव में मैं अपने आदरणीय पूजनीय मैं उन जनताओं को के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आज हमारा समाज बहुत शोषित हो रहा है। हमारा समाज विगत जो 73% कार्य सिर्फ अपने मुखिया जी अपने क्षेत्र में किए हैं, जिससे हमारे इस बड़े से एक आबादी का भूभाग विकसित होने से वंचित हो गया है। इसीलिए मैं अपने तमाम आवाम से, मैं यहाँ के जनता से, मैं उन समाज के शुभेच्छु जितने भी शुभचिंतक हैं मैं उनसे विनती करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप हमें अपने बैगन छाप पर वोट दें। 6 नंबर क्रम संख्या पर वोट देकर, 6 नंबर पर वोट देकर आप हमें बनाएं। मैं आपके बीच, मैं मेरे पिताजी के रूप में राम सेवक राउत है, सब दिन सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव आ चुका है। जनता से यह अपील है कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हैं, ज्ञानवान भी हैं कि एक अध्यापक खुद हैं और जो पिताजी हैं ये भी एक रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो समाज में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, एक अध्यापक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो आने वाले चुनाव में राम सेवक जी के बैंगन छाप पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजय दिलाएं और